हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। ठीक है, तरह तरह के स्फीयर होंगे, शेल्स होंगी और उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। बच्चों, इस लेक्चर के ऊपर से आईआईटी में हर साल सवाल आता है और इसीलिए इस लेक्चर के मैं दो पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में इसके कंसेप्ट, फॉर्मूले, छोटी छोटी बातें, कैसे सवाल सॉल्व करना है ये बताएंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, अच्छे अच्छे एडवांस में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, सब उठाएंगे और सवाल को करके दिखाएंगे जिससे आपकी अप्रोच और क्लियर होगी। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर इसका जरूर देखना। फर्स्ट तो देखना ही पड़ेगा, तभी सेकंड लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि यहीं के कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों को एक साथ देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। ये कंसेप्ट तुम्हारा, एक टॉपिक पूरा बढ़िया से तैयार हो जाएगा। एक में नहीं बनाया इसलिए क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि बहुत लंबा हो गया लेक्चर, ऐसा है वैसा है, तो क्वेश्चंस को अलग कर दिया, कॉन्सेप्ट को यहाँ कर दिया। जैसा लगे आप लोग को ये फील तो बताना, ये चीज़ अच्छी फील हुई तो ठीक है, वरना फिर अपना क्या दिक्कत है, फिर लेक्चर बनाएंगे 1 घंटा 40 मिनट का। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। सर इतना भी क्यूट नहीं है, क्यूट क्या होता है सर। चलो भाई साहब, तो हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, नींद में क्यों बैठे हो, एनर्जी में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। चार्ज्ड स्फीयर्स। प्यारे बच्चे, जो स्फीयर होते हैं वो कुछ प्रकार के होते हैं यस। हम बात करेंगे 2 प्रकार के स्फीयर्स की। कौन कौन से? गुड स्फीयर्स एंड बैड स्फीयर्स। 2 ही प्रकार के स्फीयर। अरे कौन से रे? पहले होंगे हमारे हॉलो स्फीयर्स और दूसरे होंगे हमारे सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, हॉलो स्फीयर्स को बच्चों हम शेल्स भी बोल सकते हैं, थिन शेल्स। शेल समझते हो कि नहीं? खोखला स्फीयर, थिन शेल है ना, बहुत पतली है, खोखला स्फीयर, उसी को हॉलो स्फीयर भी, या सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस पे डिस्कशन हमारा होना है। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कंडक्टिंग या लिखा हो मेटालिक, दोनों का एक ही मतलब है। एक लिखा हो नॉन कंडक्टिंग। नॉन मेटालिक तो नहीं लिखता, इनफैक्ट इसकी जगह वो लिख देता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। तो हॉलो स्फीयर 2 तरह के, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड स्फीयर भी। सॉलिड स्फीयर भी 2 तरह के होंगे हमारे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो टोटल 4 तरह के स्फीयर हमें डिस्कस करनी है। हाय राम, कैसे होगा? चला छैया छैया छैया, चला छैया छैया छैया, कैसे करेंगे इतना ढेर सारा? तो देखो, टेंशन नहीं लो, चारों को अलग अलग डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें से ये वाला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये अलग से डिस्कस होगा। बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ऑल रेस्ट विल हैव सेम प्रॉपर्टी। इसकी कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम, इनका डिस्कशन सेम। इसका डिस्कशन अलग से होगा और इसी के ऊपर जेईई में सवाल आए हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। अप्रोच अच्छे से समझ लेना। तो एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे हम, सॉलिड स्फीयर रेस्ट हैव सेम प्रॉपर्टी। अब सेम प्रॉपर्टी क्या है कि बाकी सब में, चार्ज स्फीयर की बात है ना, चार्ज, बाकी सब में जैसे ही चार्ज दोगे, चार्ज जुर्र जुर्र करता हुआ सरफेस पे आ जाएगा। बाकी सब में चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रहेगा। देखो, हॉलो में तो क्लियर है ये बात कि भाई खोखला है तो चार्ज अंदर तो रुकेगा नहीं ना, चार्ज कहां पे आ जाएगा? उसके सरफेस पे। सॉलिड में भी
सॉलिड स्फीयर में भी जैसे ही आप चार्ज दोगे, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, तो मान लो आपने सुई लगा के ऐसे सुई में चार्ज भर के ऐसे चुपुक से दिया चुपुक से सुई लगा के, तो वो चार्ज ना पूरा उसके सरफेस पे चला आएगा। इमेजिन करो ऐसे चुपुक से दिया, किस में, इसमें आ जाएगा सरफेस पे। इसमें तो अंदर खोखला ही है तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा। सिर्फ इस वाले में चार्ज सरफेस पे नहीं आता और चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है। इस वाले में चार्ज इन होल वॉल्यूम। तो इसका डिस्कशन अलग होगा, बाकी इन तीनों का डिस्कशन सेम होगा। सिलेंडर में भी मैंने कराया, पता नहीं आपने सिलेंडर के लेक्चर देखे, सेम कहानी सिलेंडर में थी, नहीं देखे तो यहां पे फिर से समझाएंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा, चार्ज पूरे स्फीयर में भरा होगा, अंदर ऐसे सुई लगा के ऐसे अंदर डालोगे तो चार्ज कंडक्ट होके कहीं नहीं आएगा। एक कंडक्टर है, चार्ज को कंडक्ट करके सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, शुरू करें तो पहले इन तीनों का कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। हॉलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज सरफेस पे। सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टिंग तो चार्ज सरफेस पे। पहले इन तीनों का डिस्कशन, लास्ट में उसका डिस्कशन। चलिए शुरू करें। यस सर। चले छैया 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 चल छैया 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 छैया। स्टॉप इट सर। चलो भाई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्लैश नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन सब की कहानी क्या है, सेम है। हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में सिर्फ कंडक्टिंग में क्या कहानी सेम है, चार्ज कहां पे रहेगा, चार्ज एट सरफेस, ओनली एट सरफेस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। अब चार्ज अगर सरफेस पे है तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्या, सिग्मा। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। सरफेस पे चार्ज है यानी एरिया में चार्ज है, वॉल्यूम में नहीं है, अंदर घुस के वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ सरफेस पे। तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज, सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा। पूरे स्फीयर पे, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये टोटल चार्ज हो गया। सिग्मा को हमने कहा चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इन स्फीयर्स का रेडियस कैपिटल आर है। अब इसके बाद हमें दो डिस्कशन करने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होगी पहली बार इनसाइड स्फीयर और दूसरी बार आउटसाइड स्फीयर, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। और डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। इतना कॉमन डिस्कशन मैंने कर दिया। इसको शेल भी बोलते हैं कई बार हॉलो वाले को, ठीक है, थिन शेल। तो डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर लेंगे। इनसाइड की बात करेंगे तब आर लेस देन कैपिटल आर, आउटसाइड आर ग्रेटर देन कैपिटल। जब अंदर आओगे तो डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, बाहर जाओगे डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा। शुरू करा जाए इनसाइड एंड आउटसाइड। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब पहला हम डिस्कशन लेते हैं आउटसाइड का, यानी जब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां मान लो वो स्फीयर है जिसकी चर्चा इतनी देर से हो रही है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है तो अंदर चार्ज नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यह इसका रेडियस आर, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां से हम बाहर गए, मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के सिस्टम में निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसा सिमेट्रिक, समझ ही रहे हो, स्फेरिकली बनेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं कि स्फेरिकल क्यों बनाया, भाई सिमेट्रिक बनता है। यहाँ पे सिमेट्रिक मेरे को एक स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बना लो, ठीक है।
चलो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, इससे सुंदर नहीं बन सकता। तो हमने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस लिया, और गॉसियन सरफेस हमने लिया एक स्फीयर, शुरू में थोड़ा धीमा चलता हूं मैं हमेशा की तरह, स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला। अब आप गॉस लॉ लगाना है तो गॉस लॉ के फ्लक्स की कहानी, और फ्लक्स निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, यहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड नॉर्मल 3D सरफेस का, यानी ऐसा होगा एरिया वेक्टर डीए। प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बताया हूं कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और 3D में बाहर की तरफ नॉर्मल, एक नॉर्मल अंदर बन सकता था, एक बाहर की तरफ। बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अब ये चीज आपको एक टीचर ही बता सकता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। एक चीज समझ लो, जितने भी केस हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल। एक आईआईटी में सवाल आया था, उसमें भी लिख ही दिया था उन्होंने, उनको भी पता था कि बच्चा पूछ सकता है सवाल, एक एक पॉइंट ध्यान देते, उन्होंने भी लिख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, आप मान लो कि ऐसी होगी रेडियल, ठीक है। किताब वाले समझाते हैं पर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, इसकी वजह से इधर हो सकती है, इसकी वजह से इधर हो सकती है। समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियल, कहीं पे भी देखोगे रेडियल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, ऐसे स्फीयर है ना 3D, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, इन्होंने बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल। तो आप देख रहे हो कहीं पे भी आप एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इनके बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्लोज सरफेस लिया हमने। फ्लक्स किसके लिए निकालते हैं, गॉस सरफेस के लिए। फ्लक्स किसका लेते हैं, गॉस सरफेस, मतलब इस बड़े वाले स्फीयर का। तो बच्चों ई डॉट डी ए में आप देख रहे हो कि ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी ए लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस 0 एंड इट विल गिव अप टू ई डी ए ओनली। ये सुनो पूरी जगह देखो, यहां पे भी डी ए और ई के बीच में एंगल 0 डिग्री, 90 नहीं 0। ये डी ए वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उन्होंने बोल के रखी रेडियल है ना, तो ऐसी इसी डायरेक्शन। अच्छा बच्चों अब एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है, सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, क्यों, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अच्छा लगा फिर से बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आया कुचूक, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिख दिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 हर जगह सेम है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर। अब डीए का इंटीग्रेशन, यानी इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, कुचक पुचक कुचक पुचक, इन सबको जोड़ना है। इन सारे एरिया को जोड़ोगे तो क्या एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बूम 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही बच्चे गलती करते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देते हैं कई बच्चे, है ना, कैपिटल आर, कई बच्चे एक्स स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। सही चीज लिखो। अरे यार देखो इस स्फीयर की बात हो रही है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्क्वायर होगा। ये हो गया अपना फ्लक्स थ्रू गॉस सरफेस। अब लगाओ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ हमसे क्या बोलता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज्ड या गॉसियन सरफेस, इज इक्वल्स टू, क्या बोलता है बताओ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात हो रही है इस गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये संपूर्ण चार्ज इस सरफेस के अंदर है, ये पूरा चार्ज। अब बात है ये कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा, हमें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये चार्ज इतने एरिया पे बटा हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज होगा सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, इतने एरिया पे इतना एरिया इंटू सिग्मा, यानी ये हो गया एरिया कितना होगा ये बताओ, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कैसे निकाला, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए आपको, 100%। क्यू इनसाइड इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विच इज, अब ये है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, यानी इस पे चार्ज सिग्मा, इस पे चार्ज सिग्मा, इस पे चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पे 4 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा, तो इतने एरिया पे इतना एरिया इंटू सिग्मा। ये एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब ये फ्लक्स यहां से निकाला गॉस लॉ से, ये फ्लक्स आपने निकाला मैथमेटिक्स से, दोनों बराबर हो लेंगे, दोनों बराबर हो लेंगे, दोनों बराबर हो लेंगे, कुछ
यहां से फ्लक्स उठाओ, वहां से फ्लक्स उठाओ, तो यहां से फ्लक्स आ रहा E इंटू 4πr², और यहां से फ्लक्स आ रहा 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से फ्लक्स निकाला, ये मैथमेटिक्स से फ्लक्स निकाला, दोनों बराबर होने चाहिए, हमने दोनों को इक्वेट कर डाला, 4π ने 4π को मार डाला, E इज इक्वल्स टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। दैट इज द आंसर। अब इसमें से देखो सिग्मा कांस्टेंट, यस सर, कैपिटल R² कांस्टेंट, रेडियस है इस स्फीयर का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरिएबल सिर्फ R²। यानी जब आप यहां से बाहर भाग रहे हो तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², पॉइंट चार्ज वाली कहानी। आउटसाइड में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब पता है ये फॉर्मूला मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं इसको क्यू के टर्म्स में करना चाहता हूं, चार्ज के टर्म्स में, ठीक है, पता नहीं ऐसे अच्छा लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये देता ये नहीं देता मैक्सिमम टाइम। तो पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना ले लिया, क्यू ले लिया, तो क्यू इनसाइड को सीधा सीधा Q/ε0 लिख सकते हैं क्या, Q/ε0। यहां Q/ε0 लिख लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4πε0 Q/r²। जरा देखो, अगर Q टोटल चार्ज है, इसको हम यूज करें इस एक्सप्रेशन में, सो E इंटू 4πr², हमने माना टोटल चार्ज कितना है Q, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। टोटल चार्ज मान लिया स्फीयर पे Q है, मान लो, ठीक है, मान लो, तो फ्लक्स इज Q/ε0, और यहां से फ्लक्स इतना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, 1/4πε0 Q/r²। वाह भाई वाह, ये तो अपना देखा हुआ फॉर्मूला था, ये तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q/r²। इसको मैं जरा इस तरफ लिखना चाहूंगा। एक तो आपने ये निकाला, ये 100% करेक्ट है, कुछ गलती नहीं इन दोनों में। मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स इनसाइड इस टोटल चार्ज मान लो अंदर Q है, अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही, यहां से आ रही 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट चार्ज जैसे Q है, वैसा फॉर्मूला नहीं है पॉइंट चार्ज वाला, 1/4πε0 Q/r²। पर यार ये R तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, यानी ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो है, पर तब जब ये Q सेंटर पे होता। फील करो, सारी कहानी भूलो, सोचो Q चार्ज सेंटर पे है, सोचो Q चार्ज सेंटर पे है, तो R डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1/4πε0 Q/r²। बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की सिमेट्री है। यानी ये चार्ज जो आपने ऐसे सिमेट्रिकली डाला है जब आप बाहर से देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि चार्ज किसी स्फीयर पे है। इस फॉर्मूले से तो ये फील हो रहा कि इस पॉइंट से R डिस्टेंस दूर आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका मतलब चार्ज Q सेंटर पे रखा है। तो ये बड़ा अच्छा फील है इसका। इट सीम्स लाइक द चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, एक्चुअली में नहीं है, बट इस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, एंड दिस कैन बी सीन इन दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद कौन सा रखोगे, ये वाला याद रखोगे। कुछ नहीं, सिंपल, फ्लक्स तो निकाल लिया था E इंटू 4πr², अंदर चार्ज कितना मान लो Q, तो फ्लक्स इज Q/ε0 इज इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। दोनों इसलिए कराते हैं, कई बार वाला भी दे देता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए दोनों करा दिया। जितने बोर्ड वाले हैं इसी को पकड़ लो, फ्लक्स इज Q/ε0 E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। समझ में आ रहा है ना, इसका फील समझ में आया। जैसे यहां से मैंने देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि चार्ज स्फीयर पे, मैंने कहा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने कहा 1/4πε0 Q/r²। मैंने कहा R कहां से लिया, इसने बोला सेंटर से। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लस Q चार्ज सेंटर पे रखा हो, हाँ हमें तो ऐसा ही फील आएगा 1/4πε0 Q/r², बट ऐसा है नहीं। इट सीम्स लाइक द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। इस बात को अपनी लाइन में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इट सीम्स एज इफ Q is placed at center of sphere। कहां से, बाहर से देखने में, अभी अंदर से देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, बाहर से देखने में ऐसा फील हो रहा है कि पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है, फ्रॉम आउटसाइड। लिख लें इतना। अब बात करते हैं इनसाइड की। मजा आया सर, बहुत मजा आया। अच्छा मैं इसको मार्कर को इंक पिला लूं, मार्कर तुम इंक पी लो। ओके
मिटा दें इसको रब कर दिया जाए। हाँ भैया, मिटा दिया जाए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये क्या मिटा दिया मैंने? ची 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 ड्यू होल स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। यहां तक समझ में आया? 1/4πε0 Q/r²। ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है जब बाहर से देख रहे हैं। अभी अंदर से देखने जा रहे हैं, चार्ज कहां पे है? चार्ज इज ओनली एट सरफेस ऑफ स्फीयर। चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा ले ली है, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओए और भैया रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर बोला है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो माफ करना, मैं अब स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मुझको उसके अंदर आना है। डोंट जज मी ऑन दिस। इस स्फीयर को मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया और चार्ज इसके सरफेस पे कुचक पुचक खचक पुचुक खचक पुचुक कुबुडू खचक पुचुक खचक पुचुक खचक पुचुक कुबुडू कुबुडू। अच्छा, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर और हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल आर पे। अब आर देखो, आर से छोटा, हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। जब हमसे किसी ने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस विच विल बी अ स्फीयर। बोलो स्वाहा, बहुत बढ़िया। तो हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस स्पीड पकड़ ली सर आपने, जिसका रेडियस स्मॉल आर है। पूछूक रे, हाँ ये बन गया। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। आपसे बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे एरिया वेक्टर डी ए ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा बनेगा, यहाँ से डी ए वेक्टर ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा बनेगा, मतलब एंगल हमेशा जीरो बनेगा। ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 रखेगा, ई डी ए आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट मान के बाहर ले लेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 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 डी ए। फ्लक्स किसका निकालते हो? गॉस सरफेस का। तो डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए टोटल एरिया इसका कितना होगा? 4πr²। तो E इंटू 4πr², ये हो गया फ्लक्स। अब बात आती है गॉस लॉ से। फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। Q इनसाइड कितना है? 0। अरे भाई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। गॉस सरफेस के अंदर चार्ज देखना होता है, बड़े वाले स्फीयर के अंदर नहीं देखना होता है। मैं तो सर पूरा चार्ज स्फीयर में समझा। अरे ये गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज? तेज हो गया क्या? Gauss law says the total flux through a closed surface is equals to 1/ε0 times the net charge inside the surface। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q inside 0 है, ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। क्या बात क्या बात क्या बात। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर और इनसाइड दिस शेल हॉलो स्फीयर अगेर वुजुग इज 0। खत्म। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर की वैल्यू भी मैं यहीं पे लिख दूं, बाहर की वैल्यू 0, बाहर की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। दैट्स इट। नोट कर लें। अब इसका हम एक प्यारा सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ बनाएंगे। इसको नोट करें जल्दी से नोट करें। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से। नोट कर लिया? कहते अब एनर्जी में आ जाएं। यहां से हम लेक्चर को तेज भगाएंगे क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गई है। तो यहां पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। मेरे मेरठ के फ्रेंड थे कॉलेज में, बोलते थे ग्राफ ऑफ ऑडिटोरियम। बाई उसने ओडी खरीद ली, ओडी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहाँ पे स्मॉल आर। आई लव यू मेरठ वासियों। मेरी मेरठ की एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी टैसे टंकी नैसे नल, और वो बोलती थी क्या तुम पे पेन है? तो किसी पे पेन कैसे हो सकता है? वो हम लोग से बोलती थी क्या अलग तुम पे पेन है? तुम पे क्या, मेरे सर पे पेन है। खैर एनीवेज, वो उनकी लैंग्वेज थी। अब आप लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हो और मुझे डिसलाइक भी दे सकते हो। अरे वापस। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। टिंग डिंग 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 डिंग। देखो ये नई कला, ये नई कला का इजाद हड़प्पा कल्चर से हुआ था। मैं क्या करूंगा ना, ऊपर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाऊंगा।
सर ढंग से तो बनाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से तो बनाओ। यहां पे स्फीयर देखो, ये मैंने एक स्फीयर बना लिया इमेजिनरी। कर क्या रहे हैं, E वर्सेस R का ग्राफ बना रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, बाहर ये, तो ग्राफ बना के थोड़ा सुंदर सा लगेगा ना। यहाँ पे रेडियस R, अब R की वैल्यू जब R से कम है यानी ये इनसाइड की बात हो रही है, और R की वैल्यू R से ज्यादा है यानी ये आउटसाइड की बात हो रही है। देखो एक्स एक्सिस पे स्मॉल r है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, खचक खचक खचक। हाँ, अब ये R कैपिटल R से कम यानी इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड कितनी है, 0। देखो इनसाइड 0 का कंसेप्ट बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ये, और गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया अंदर चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, खेल खत्म। ठीक है, फिर सरफेस पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ गई, सरफेस पे सबसे ज्यादा है, अभी दिखाते हैं। अब बाहर क्या हुई, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर, ठीक है, सीधा सीधा ये सवाल भी आ चुका है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेम कहानी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की ड्यू टू दीज केसेस। सेम कहानी ग्रेविटेशनल फील्ड की, एकदम सेम। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, अंदर प्रोपोर्शनल, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। साफ साफ देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सरफेस पे, अंदर तक 0 0 0 0 0, यहां पे मैक्सिमम, फिर गिरना स्टार्ट हो गई क्योंकि दूर जा रहे हो चार्ज से, यहां पे मैक्सिमम है। कोई बोले सरफेस की निकालो तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, R की वैल्यू को कैपिटल R के बराबर रख दो, सरफेस का मतलब R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर इसी में रख दो, तो E एट सरफेस कम आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² विच इज दी मैक्सिमम। तो ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी का था और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिटा दें। ओके, अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट केस पे। तो पहला केस था हॉलो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहां पे आ गया, सरफेस पे। सॉलिड में आपने इंजेक्शन से चार्ज अंदर डाला, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज को कंडक्ट करके सरफेस पे ले आया। तो 3 केसेस में चार्ज सरफेस पे था, हॉलो चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चार्ज सरफेस पे। और सॉलिड में अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर डालने पे भी सरफेस पे आ रहा है। सॉलिड में चार्ज पूरे वॉल्यूम में हो सकता है, सॉलिड मतलब पूरे में चार्ज आ सकता है, पर कंडक्टिंग के केस में कंडक्ट होते हुए बाहर आ गया। अब नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। मिटा दें। शायद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त देखो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इसके ऊपर अभी बहुत डिस्कशन होना है, बट अभी नहीं, शायद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद इसका डिस्कशन और अच्छा हो, है ना। एनसीईआरटी में अगला चैप्टर भी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का, तब इस पे और डिस्कशन होगा कि कैसे अंदर 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों चार्ज सरफेस पे भाग आता है, ये भी एक सवाल सबका होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पे, हॉलो में चार्ज सरफेस पे, सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जिसको आईआईटी ने डाई इलेक्ट्रिक भी बोला है, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, इंसुलेटिंग भी बोल सकता है, ठीक है, नॉन मेटालिक भी बोल सकता है, समझ के चलो, स्फीयर जिसका रेडियस हम मानेंगे r। अब बच्चों इसमें क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर डालोगे, उसकी मर्जी नहीं चार्ज को कंडक्ट करने की, पड़ा है तो पड़ा है, मतलब चार्ज स्प्रेड्स इन होल वॉल्यूम। अब चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। अब देखो इसमें एक चीज है कि चार्ज जरूरी नहीं है कि पूरे वॉल्यूम में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मली। जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है कि किसी कोने में चार्ज ज्यादा पड़ा है कहीं पे कम। जनरली क्या होगा, तुम एक लॉजिक में तुमको बता दूं पहले फिर कराते हैं। जनरली तुम इंजेक्शन लेके से चार्ज डालोगे ना तो ज्यादातर चार्ज उसके सेंटर में रहेगा और बाहर आते आते चार्ज कम हो जाएगा अगर ऐसे करोगे। अगर मान लो चार्ज तुम ऊपर से इसको कांटेक्ट करके किसी बॉडी से टच वच करा के चार्ज दोगे, तब क्या होगा कि चार्ज सरफेस पे ज्यादा होगा और अंदर जाते जाते कम हो जाएगा। दोनों केसेस हैं। अगर आप चार्ज अंदर इंजेक्ट करोगे किसी फिनोमेना से तो चार्ज सेंटर पे ज्यादा होगा और बाहर आते आते कम हो जाएगा, रहेगा पूरे में चार्ज। सोचो अंदर पे भरा हुआ फिर कम होता जा रहा है, क्या इमेजिन। और अगर आप टच करा के किसी और फॉर्म से बाहर से आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज इसके सरफेस पे ज्यादा रहेगा, अंदर की तरफ कम। पर हम जो डिस्कशन करेंगे हम करेंगे जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म का वो भी कराएंगे, अभी पहले यूनिफॉर्म चार्ज इसी लेक्चर में कराएंगे, नॉन यूनिफॉर्म भी। यूनिफॉर्म चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। हम मानेंगे चार्ज हर जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी को हम मान लेंगे रो, वेयर रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम मान लेंगे इसके हर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज रो है। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पे चार्ज रो। इस स्फीयर के अंदर कहीं भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम देखेंगे, इस पे चार्ज रो, 1 मीटर क्यूब चार्ज रो, 1 मीटर क्यूब चार्ज रो। टोटल चार्ज निकालना है तो पूरे वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर लो। ये सब चीजें समझ में आती है ना। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम का चार्ज वॉल्यूम इनटू रो। 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो, एक बार फिर ले लो, 2 मीटर क्यूब पे चार्ज 2 रो है ना, 3 मीटर क्यूब पे चार्ज, टाइम पास कर रहे हो 3 रो, और v मीटर क्यूब पे चार्ज v टाइम्स ऑफ रो। मेरे को बिलीव ही नहीं होता ना कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी 2 बातें होंगी, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले आउटसाइड वाली बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आउटसाइड करें सीधा कि इनसाइड करोगे? पहले आउटसाइड। आउटसाइड पता है आउटसाइड का डिस्कशन एकदम वैसा ही दिखेगा जैसा पिछले केस में था, हॉलो के केस में या सॉलिड कंडक्टिंग, सेम केस है। और बना लेते हैं। अब इनसाइड आउटसाइड जाना है तो इसको मैं छोटा सा बना लेता हूं अपने मेन स्फीयर को। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। साइज पे ध्यान मत देना यार, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बार सरफेस पे नहीं है, चार्जेस इन दी होल वॉल्यूम। और हमने माना यूनिफॉर्म है। अभी अगले केस में नॉन यूनिफॉर्म मान के भी कराएंगे, जेई में सवाल आ रहे हैं वहां से। अब हमसे कहा आउटसाइड, तो यहां से मान लो आर डिस्टेंस बाहर गए, यहां पे हमसे किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड मांग ली, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाया विच इज एन स्फीयर, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, सेम रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गॉसियन सरफेस विच इज अ स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल है, सेम रिजल्ट है इसका भी, एकदम सॉलिड स्फीयर वाला, अरे हॉलो स्फीयर वाला, सॉलिड कंडक्टिंग, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम आई। चार्ज डेंसिटी कितनी बोली है इन्होंने? रो बोली है। रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा और फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दी रेडियल है। कहाँ निकालोगे? यहाँ पे। गलती ना करना, फ्लक्स किसके लिए निकालते हैं? छोटी सी मिस्टेक हमेशा होती है, गॉस सरफेस के लिए। तो गॉस सरफेस ये रहा मेरा, है ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर डी ए ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, कहीं पे भी, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बार बार बोल रहे हैं खुद से रेडियल है। सो इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई डी ए आ जाएगा। वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वो यहाँ वही यहाँ, तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए 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 जोड़ोगे तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा विच इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा भाई, गॉस लॉ, अरे फ्लक्स निकालने के लिए मैथ्स तो यूज करोगे ना, ई डी ए, तो एरिया ही आएगा। तो इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स निकल आया। अब गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कितना होना चाहिए? गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स होना चाहिए Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड गॉस सरफेस। तो गॉस सरफेस ये है पूरा, इसके अंदर कितना चार्ज है? ये चार्ज है। 2 तरह से करते हैं, पहले रो मान के फिर टोटल चार्ज Q मान के, दोनों तरह से रिजल्ट देखते हैं। पहले रो मान के, तो बच्चों अंदर कितना चार्ज हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है? रो। 2 मीटर क्यूब पे 2 रो, 3 मीटर क्यूब पे 3 रो, तो इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा? इतना वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रो, यानी चार्ज हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को इसमें डाउट? ये वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और इस पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है। 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो, 2 मीटर क्यूब पे 2 रो, तो इतने वॉल्यूम पे इतना वॉल्यूम इंटू रो, इतना वॉल्यूम, ठीक है, इंटू रो। अब ये फ्लक्स यहां से निकला, ये फ्लक्स यहां से निकला, दोनों की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दें। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आहा। E इज इक्वल्स टू, सर क्या हो गया आपको? आई डोंट नो, ये फिजिक्स का जादू है। रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। छी छी, कितनी गंदी वैल्यू है सर ये। अरे अभी रुक जा, अभी क्यू के टर्म से भी बताएगा मैं, फिर तू खुश हो जाएगा, फिर तू मेरे को बोलेगा सर वाह 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 वाह। अभी तू बोल रहा है क्या 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 क्या। देखो अभी भी कुछ हुआ नहीं है सर, हुआ है सर, डर लग रहा है देख के। आप बात करो, रो कांस्टेंट, आर को याद नहीं करना है इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो याद कर लेना, भले ही इसको याद नहीं करना है। रो कांस्टेंट,
आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, भाई रो डेंसिटी, चार्ज पे इनटू वॉल्यूम है ना, चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट। यानी अभी भी आपको एक चीज दिखाई पड़ रही है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अभी कुछ मजा नहीं आया, अगले डिस्कशन में मजा आने वाला है इसके बाद वाले में। E इज प्रोपोर्शनल टू 1, तो एकदम क्लियर है यार, आउटसाइड की कहानी चेंज ही नहीं हुई। चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, आउटसाइड की कहानी वही है, सेम कहानी, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जरा मैं दिखाता हूं, मान लेते हैं अंदर इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, जो Q इनसाइड है इस पे पूरा टोटल चार्ज ही Q, मान लेते हैं स्फीयर को Q ही चार्ज दिया हमने, वो Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सुनो, यहां से गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इनसाइड द सरफेस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। भैया यही Q चार्ज तो अंदर है। यहां देखो E की वैल्यू क्या आ रही है, वाओ सर, ये पहले नहीं कर सकते थे आप, 1/4πε0 Q/r²। वाओ सर, दिस इज सो गुड। अब मेरे को अच्छा फील हो गया सर, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। Q/r², 1/4πε0 Q/r²। नहीं वो वाला प्यार नहीं, आप सब मेरे छोटे भाई और बहन, क्योंकि लड़कियों ने एक दिन बोल दिया सर आप सिर्फ लड़कों का ध्यान देते हैं, तो 1/4πε0 Q/r²। यानी अभी फिर ऐसा फील हो रहा है कि सेंटर से r डिस्टेंस दूर आके इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q/r², जैसे कि ये चार्ज Q सेंटर पे रखा हो। देखो ना, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि चार्ज Q सेंटर पे रखा हो। सो इट सीम्स लाइक, ऐसा है नहीं, इट सीम्स लाइक Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। कब? जब बाहर से देखा, अंदर से देखने में ऐसा कतई नहीं लगेगा, एज सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड का फॉर्मूला, चाहे तुम सॉलिड स्फीयर की बात करो, चाहे हॉलो स्फीयर की बात करो, चाहे कंडक्टिंग की बात करो, चाहे नॉन कंडक्टिंग की बात करो, बाहर आके फॉर्मूला एक ही आ रहा है, 1/4πε0 Q जितना इसके ऊपर चार्ज है अपॉन r²। ये सब इसलिए करा दिया, मान लो एग्जाम में Q नहीं दिया, मान लो एग्जाम में इस तरह से दे दिया रो के टर्म्स में, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो भाइयों और बहनों, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मिटा रहे इसको, भाइयों और बहनों मिटा रहे मित्रों, हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे ऊपर स्ट्राइक तो नहीं पड़ेगी। आई लव माई कंट्री, मैं सच्चा देशभक्त। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर की, जो सबसे अहम डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सब भूल जाओ जिंदगी में, प्यार मोहब्बत फैमिली सब भूल जाओ। अब असली डिस्कशन है R इज लेस देन कैपिटल R। टेढ़े टेढ़े, मतलब अब हम अंदर आ रहे हैं स्फीयर के, और ये बड़ा खतरनाक स्फीयर है क्योंकि इसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही डेंजरस स्फीयर है। देखो मैं थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो मार्कर मेरा अच्छा है तो हल्का बनेगा नहीं, ठीक है। चार्ज पूरे में बटा हुआ है। ये जे थॉमसन का मॉडल भी कुछ ऐसे था ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे बांट दिया था। खैर छोड़ो, इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस R, मतलब यही एक्चुअल स्फीयर है, चार्ज पूरे में बटा हुआ है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम इनसाइड चल रहे हैं, तो यहाँ से हम R डिस्टेंस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे। तो आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, ये सारी बातें अभी तक वही है जो थी। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हो गया विथ रेडियस ओके, ठीक है सर। फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। इंटीग्रल E डॉट dA, कहानी सारी सेम। यहाँ पे एरिया वेक्टर कुचक dA, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता के रखी है रेडियल, चार्ज पूरे में है, कहाँ नहीं है चार्ज, हर जगह। यहाँ पे आपसे कहा बनाओ, तो कुचक dA वेक्टर कुचक इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह वही कहानी है जो पिछले सारे केसेस में चली थी। कुचक dA वेक्टर कुचक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हर जगह वही है कि 0 डिग्री एंगल पे वही कहानी है। तो EDA cos 0 वगैरह वगैरह, EDA cos 0 बोर हो गया अब तो मैं लिख लिख के। यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है, सेम है और रेडियल है। ये बात हम आपको बता रहे हैं, किताब में नहीं होगा, मतलब किताब में भी होगा, मतलब इसका कोई फील नहीं है, ये आपको गिवन रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स है। सो या इनवर्ड्स भी हो सकती है। देखो बच्चों, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, बाकी वैल्यूज सेम रहेगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज इनवर्ड हो जाएगा। रेडियल है ये गिवन है,
रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिवली, इनवर्ड नेगेटिवली। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट भी होगी, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जोड़ोगे तो इसका एरिया गॉसियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फ्लक्स निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ विच इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना चार्ज अंदर है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यही होता है क्लोज्ड या गॉस सरफेस के अंदर। तो बच्चों गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दिस इज द गॉस सरफेस, दिस इज द गॉस सरफेस बच्चों, और इसके अंदर कितना चार्ज है, ये वाला जिंग 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 जिंग, अरे जिंग जिंग जिंग, रो कहां लिखा है, जिंग 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 है ना, रो होगा, सॉरी सिग्मा लिखा था। तो बच्चों इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब पे चार्ज होता है रो, 2 मीटर क्यूब पे चार्ज होता है 2 रो, v मीटर क्यूब पे चार्ज होगा v टाइम्स ऑफ रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों इसका अगर वॉल्यूम मिल जाए, उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आ गया, क्यू इनसाइड इज इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई, 1 मीटर क्यूब पे चार्ज रो, 2 मीटर क्यूब पे 2 रो, तो इतने पे इतने का वॉल्यूम इंटू रो, यही तो इनसाइड है। तो इतने का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब या कैपिटल आर क्यूब, डिसीजन लो। ये वाला चार्ज उठाना है कि ये वाला, सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर, इसके अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू रो कर दो तो चार्ज आएगा, है कि नहीं। चार्ज इज इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम इंटू रो दिख रहा है, चार्ज पर रो इज चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू रो, इसका वॉल्यूम इंटू रो डिवाइडेड इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यूनिफॉर्म चार्ज माना है, ये भी समझ लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था, उसका अलग केस बनेगा। अब दोनों तरफ से आपको पता है वैल्यू सेम आती है, तो इक्वेट किया जाए। फ्लक्स की वैल्यू यहां से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हर बार वही आ रहा है, और यहां से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, E इज इक्वल्स टू, यहां से आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक रिजल्ट अजीब आया है, क्योंकि हॉलो स्फीयर्स में या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, पर यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, रो r/, ये हम चाहते हैं फॉर्मूला भी आपको याद है, हम क्यू के टर्म्स में बता देते हैं। मान लो कि, अब ये तो मान भी नहीं सकते, मान लो कि इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू है, क्यों सर अंदर वाले पे क्यों नहीं, क्योंकि यार एग्जाम में वो ये देगा कि पूरे, मैं पानी पी लूं, एग्जाम में ये देगा कि पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, थोड़ी ना बताएगा कि अंदर वाले सरफेस पे। एग्जाम में तो बताएगा कि पूरे वाले पे चार्ज क्यू है, इस टोटल पे चार्ज क्यू, बार बार ये थोड़ी ना बताएगा इतने पे। अब चलो कोशिश करते हैं, तो क्यू इनसाइड पूरा क्यू तो होगा नहीं इस बार, कि होगा नहीं, क्यू तो पूरे पे है। अब कैसे निकालें क्यू इनसाइड, कैसे निकालें, क्यू के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। छोटी सी बात बोलेंगे, शायद आपको समझ में आ जाए, ये फ्लक्स को यहाँ पे रोक दूं, छोटी सी बात बोलेंगे कि बच्चों रो क्या है, व्हाट इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मिटा लें, नोट कर लो। अच्छा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो इज टोटल चार्ज क्यू, इसके ऊपर चार्ज क्यू, और पूरा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, रो की वैल्यू मिली, टोटल चार्ज पूरे पे कैपिटल क्यू। भाई चार्ज पूरे स्फीयर पे देगा, इस पे थोड़ी ना देगा एग्जाम में। मान लो चार्ज के टर्म्स में आंसर हो, जैसा कि जेई में आ रहा है, 2014 एडवांस का सवाल था, चार्ज के टर्म्स में था, तो पूरे पे चार्ज क्यू और पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अब रो की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्यू ऑल्सो। रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, E इज इक्वल्स टू रो की जगह Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर। ये फॉर्मूला मैं चाहूंगा आप लर्न करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर। कॉन्स्टेंट Q, टोटल चार्ज इज कॉन्स्टेंट, भाई टोटल चार्ज स्फीयर का है ना Q, तो R रेडियस कॉन्स्टेंट,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चाहे यहां से देखो रो की वैल्यू उठा के रख दी, तो चाहे ये फॉर्मूला, चाहे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, बोथ आर सेम। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इसको जरा फील लोगे, इसमें हुआ क्या? ये कहां की कहानी है? पूरी इनसाइड की कहानी है ना। और आउटसाइड क्या हुआ था, लिख लें यहीं पे, डाउट तो नहीं होगा थोड़ा सा, एक बार में समझा दे दोनों। आउटसाइड आपने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आउटसाइड में वही केस था जो हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग के केस था, ये आउटसाइड है। और ये इनसाइड, क्या चीज समझ में आ रही है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। कोई समझाना चाहेगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ऐसे सरफेस की तरफ जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे सरफेस जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि भाई क्यू इनसाइड बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे बाहर आओगे आपका क्यू इनसाइड भी तो बढ़ता जा रहा है। यहां पे हो, मान लो यहां पे इस जगह पे है, तो क्यू इनसाइड आपका 0, बढ़े क्यू इनसाइड बढ़ा, बढ़े क्यू इनसाइड बढ़ा, बढ़े क्यू इनसाइड बढ़ा, यहां पे आके क्यू इनसाइड मैक्सिमम है। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। काहे भैया? गॉस लॉ में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, और सॉरी फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, और फ्लक्स के लिए क्यू इनसाइड। देखो ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे नहीं दिख रहा है क्या तुमको? फ्लक्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स और क्यू ही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप की कहानी है कि नहीं है? तो जैसे जैसे आप बाहर आ रहे हो क्यू इनसाइड बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहां तक, उसके बाद नहीं बढ़ रहा, उसके बाद क्यू इनसाइड कांस्टेंट। तो यहां तक क्यू इनसाइड बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अरे यही तो याद करना है। देखो हॉलो हो, सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर की तो यही कहानी है। फिर से हॉलो हो, सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, बाहर तो यही कहानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हॉलो और सॉलिड में कंडक्टिंग, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि अंदर चार्ज 0। बहुत आसान है याद रखना। हॉलो हो या कंडक्टिंग में सॉलिड हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0। इसी में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, पिछले केस में थी नहीं। इसमें कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इज टू स्मॉल आर, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। याद होना चाहिए सर, आपको तो याद है, आप तो पढ़ाते हो। तो यहां तक क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी क्योंकि चार्ज इनसाइड बढ़ा। फिर यहां के बाद चार्ज इनसाइड कांस्टेंट हो गया, अब आप बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। रीजन? अरे डिस्टेंस बढ़ रहा, अंदर भी तो सर डिस्टेंस बढ़ रहा, पर अंदर चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे बाहर आ रहे हो चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, डिस्टेंस इतना नहीं बढ़ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। इसके बाद चार्ज कांस्टेंट हो गया क्यू इनसाइड, अब आप दूर जाओगे चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, 1/r स्क्वायर। आइए इसका भी हम प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा दूं। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, नोट कर ले, मैं हट गया हूं। ओके मिटा दूं। ओके हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ओके इसका ग्राफ आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। फिर से यहां पे हम एक मोटू सा स्फीयर बना लेंगे, ये ठीक है। ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, है ना। देखो स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, यहां पे स्मॉल आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/4 क्यू, यानी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ऐसे बहुत आसान है। बाहर का फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे जैसा स्फीयर हो, सॉलिड, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अंदर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। क्लियर है? यही ग्राफ बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का। जेई में आया वो सवाल है ये। मैंने कितनी बार आपको ग्रेविटेशन पढ़ाते वक्त बोला था कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सिमिलरिटी, सेम ग्राफ बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर है।
अंदर पहले हम लोग की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है सरफेस तक, फिर सरफेस से गिरता है। और मैक्सिमम कहाँ होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम सरफेस पे। सरफेस पे निकालना है तो आर की जगह कैपिटल आर रख दो, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मैक्सिमम एट सरफेस पे। तो दिख ही रहा होगा आपको ES। फॉर फाइंडिंग ES पुट R इज इक्वल्स टू R इन दिस इक्वेशन। चले आगे बढ़े। तो बच्चों वैसे तो सारे डिस्कशन हो गए, कुछ है नहीं इसमें अब कंसेप्ट बेस, बट एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहता हूं लास्ट में, जो अब इंपॉर्टेंट होगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड वाले बच्चे जिनको कंपटीशन का नहीं पढ़ना वो यहाँ पे मेरे को बोल सकते हैं बाय 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 बाय। अब एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मजा आ रहा है तो आप रुक सकते हो, सर मजा तो आ ही रहा है। मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, अरे छैया यहां तक तो आ गया। मान लो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगले लेक्चर में आप लोग जरूर आना, ठीक है, वहां पे सवाल कराऊंगा अच्छे अच्छे। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज बराबर से ना बटा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें बहुत से केस बन सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। एक ये हो सकता है कि अंदर से बाहर चार्ज बढ़े, एक हो सकता है बाहर से अंदर चार्ज बढ़े, एक हो सकता है थोड़ी देर बढ़े, मतलब बहुत केस बन सकते हैं। 2008 में बड़ा अच्छा सवाल जी ने पूछा था, जैसे मान लो बोल दे कि यहां से यहां तक आते हुए चार्ज बढ़े, उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाए। समझ रहे हो कि पहले चार्ज बढ़ता जा रहा फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या लगातार बढ़ रहा है घटा है, कुछ भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, कुछ भी। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, मान लेते हैं रो इज इक्वल्स टू रो नॉट आर, ठीक है। अभी जेई का 2008 का सवाल करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, तो आपको समझ में आएगा कि और भी केसेस होंगे। हमने ले लिया रो इज इक्वल्स टू रो नॉट आर, 2016 में भी सवाल आया था, उसमें भी ये चीज यूज की है। मतलब जो डेंसिटी है वो रेडियस के साथ बढ़ रही है, मतलब शुरू में जब आर की वैल्यू 0 रखोगे तो चार्ज 0 है, और जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं चार्ज बढ़ता जा रहा है। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे बाहर आ रहे हो चार्ज बढ़ रहा है, ये केस लिया। अब इसमें हम बात करते हैं इनसाइड यानी आर लेस देन एल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंसेप्चुअल, देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया केस बनेगा, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब ये सब तो आपको समझ में आ गया, इन सब में टाइम नहीं वेस्ट करना है। गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी कैसी है, रेडियल है, पॉजिटिव चार्ज तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज तो इनवर्ड, ये सब चीजें क्लियर है। यहाँ से कैपिटल इसका रेडियस आर, इस पे चार्ज हमसे बोला डेंसिटी रो, वेयर रो इज इक्वल्स टू रो नॉट आर, चेंज हो रही है। अच्छा, तो यहाँ से आप जब फ्लक्स निकालोगे कैलकुलेशन से तो वो आएगा E इंटू 4πr²। अब ये तो कैलकुलेट नहीं करना, सबको क्लियर है। यहाँ पे बनाओगे वो एरिया वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह सब करते करते, और यहाँ से आप जब फ्लक्स निकालोगे तो वो आएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसके अंदर है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अंदर था चार्ज। अब की बार दिक्कत यह है कि सीधा वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है। आप पूरे वॉल्यूम को उठा के रो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई, रो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। कांस्टेंट चीजों को मल्टीप्लाई करना ठीक है, यहां तो रो चेंज हो रहा है भाई। यहां पे चार्ज डेंसिटी अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। आप पूरा वॉल्यूम लोगे, चलो ठीक है ले लिया, 4/3πr³, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो। रो की वैल्यू कितनी है? रो नॉट आर। तो यहां क्या रखोगे? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 0 रखोगे कि आर की वैल्यू ये वाली रखोगे, सीधी वाली आर। रो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? इसको रो नॉट आर लिखा है ना, मतलब इसके साथ चेंज हो रहा है। ये जैसे जैसे आर चेंज हो रहा है वैसे वैसे रो चेंज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ सॉरी कम है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये वॉल्यूम से तुमने मल्टीप्लाई किया तो यहां तुमने इसकी वैल्यू सीधी आर क्यों ले ली? तुम तो ये कह रहे हो कि यहां की चार्ज डेंसिटी आपने उठा ली। बात समझो अच्छे से एकदम। हमने कहा इसके अंदर कितना चार्ज है, आपने कहा वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू रो, तो आपने वॉल्यूम तो सही उठाया। यहां पे आपने रो नॉट आर में आर की वैल्यू आर कैसे रख दी? मतलब आप तो कह रहे हो कि इस जगह की चार्ज डेंसिटी, जब आर की वैल्यू आर है तो यहां की चार्ज डेंसिटी आप तो दे रहे हो। तो इसमें तो चार्ज डेंसिटी यहाँ की भी होगी, यहाँ की तो भाई पूरा वॉल्यूम है, यहाँ चार्ज कम होगा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस का। इसको उठा लो बाहर, गॉसियन सरफेस को। ये गॉसियन सरफेस मैंने बाहर उठा लिया, जी लिख लिया इसके ऊपर, जी। यहां से मान लो मैं x डिस्टेंस दूर आया और यहां पे मैंने एक शेल काटी। गॉसियन सरफेस के अंदर कहानी चल रही है। अब
ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं x डिस्टेंस दूर आके एक शेल काटूंगा dx विड्थ की, और इस शेल के ऊपर बोलूंगा, ये एलिमेंटल शेल जो मैंने काटी है, आराम से समझो, कुछ गलत नहीं है, एलिमेंटल शेल जो मैंने काटी इसके ऊपर मैं चार्ज बोल दूंगा dq है। अब सही है, छोटा सा चार्ज होगा इस पे, वेयर dq इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, रो इनटू dv। सही है। अब चार्ज डेंसिटी इस जगह पे कितनी होगी? सेंटर से x डिस्टेंस दूर, यानी r की वैल्यू x हो गई, तो ये हो जाएगा रो नॉट x। अब समझ में आई बात मेरी कि ये x लगातार चेंज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। आपने उठा के यहां की चार्ज डेंसिटी को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो कि गलत था, ज्यादा आ जाता चार्ज, यहां पे कम भी है, कहीं कम है कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, ये ज्यादा वैल्यू दे रहे थे आप जो कर रहे थे। अब आओ सही, तो यहां इसमें चार्ज dq माना, dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी विच इज रो नॉट इंटू आर, आर की वैल्यू यहां पे x इंटू dv। अब इस शेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इस शेल को पहले खोल के सीधा कर लो, ठीक है। अब ये सब चीजें तो आपको मैंने लास्ट ईयर भी सिखाई है कई बार, इसको आप सीधा कर लो, सीधा करके इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अरे यार, इस शेल का सरफेस एरिया कितना होगा इस स्फीयर का? 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसको सीधा कर लो ऐसे पूरी सीट की तरह, है ना, पूरे स्फीयर को ऐसे ये से कुछ 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 काटो और ऐसे उठा के सीधा कर दो, ऐसे काट के इसे खोल दो, खोल दोगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर जो इसका एरिया था वो ऐसा हो गया। और समझो, हाँ, इसका जो एरिया हो गया ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। आपने खोल के पूरा सीधा कर दिया चादर की तरह, और इसकी जो डेप्थ होगी वो dx हो जाएगी। ये देखो जो विड्थ है, जब खोलोगे इसे विड्थ ऐसे dx दिखेगी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया dq चार्ज। आपको चाहिए टोटल चार्ज इनसाइड, तो बच्चों टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq। यहां पे dq निकाला, ऐसे यहां पे dq निकालो, ऐसे यहां पे dq निकालो, और सारे dq को जोड़ दो। इंटीग्रेशन ऑफ dq कहां से कहां? x की वैल्यू को 0 से लेके x की वैल्यू यहां तक जानी है, यहां कितनी वैल्यू? r, 0 से r। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट x 4 पाई एक्स स्क्वायर dx 0 से r। यहां से रो नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, 0 से r। तो एक बार r रखोगे एक बार 0, तो आएगा रो नॉट 4 पाई इंटू आर की पावर 4/4। बोलो यही आएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, इसके आर पे 4/4। यहाँ से 4 कैंसिल, तो चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस आया रो नॉट पाई आर की पावर 4। तो दिस विल बी रो नॉट पाई आर की पावर 4, और कुछ नहीं। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको उसको इक्वेट कर दो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो नॉट पाई आर की पावर 4। अब अच्छे सवालों में यही सब कंसेप्ट तो लगते हैं। पाई से पाई मर गया, रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोपोर्शनल आ गई आर स्क्वायर के। स्पेशल केस क्यों? क्योंकि चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है अंदर, और भी तेजी से बढ़ रहा है ना, चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ी, यहाँ चार्ज कम है, यहाँ और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो गई आर स्क्वायर के, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बढ़ती जाएगी। बाहर की टेंशन मत लो, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही आनी है। क्या आनी है? बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड वही आनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आप जब बाहर का कंसीडर करोगे तो पूरा चार्ज लेना पड़ेगा। पूरा चार्ज कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, यही कहानी लगाओगे। कहां से कहां तक का चार्ज लेना पड़ेगा बाहर में? यहां से यहां तक का, तो इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर कर देना। जब बाहर से देख रहे हो, जब आउटसाइड से देखोगे, जब आउटसाइड से देखोगे तो क्यू कितना हो जाएगा? इसी चार्ज को उठा लेना, रो नॉट एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। भाई चार्ज तो ऐसे ही निकलेगा पूरे स्फीयर का, पर इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर तक चले जाना, बस खत्म। तो ये वाला केस याद रखना अगले टर्न के लिए कि ये चार्ज कैसे निकालते हैं जब चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो। ऐसे करके अंदर इस शेल काट के फिर इसमें छोटा सा चार्ज निकाल के चार्ज को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये अप्रोच समझ लेना। तो
तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं इसके प्रीवियस ईयर सवाल का, पढ़ाई करते रहें। ये चैप्टर आपका नियरली एंड हो गया है, शायद नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।